नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के वीडियो में। तो आज हम जानेंगे प्लेटो का साम्यवाद। प्लेटो ने अपने आदर्श राज्य में न्याय को शासन का आधार माना है। उसने मानव मस्तिष्क में सुधार के लिए शिक्षा के सिद्धांत का और सामाजिक वातावरण में सुधार के लिए साम्यवाद का सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने संरक्षक वर्ग को संपत्ति एवं परिवार से वंचित रखा ताकि वो अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित न हो सके। यदि संरक्षक वर्ग धन लोलुपता और परिवार के कार्यों में संलग्न रहेंगे तो अपने कार्य को निष्पक्ष ढंग से नहीं कर सकेंगे। इसलिए उसने साम्यवाद का प्रतिपादन किया। साम्यवाद अपने में एक साध्य नहीं अपितु साधन है। अतः साम्यवाद का यही उद्देश्य है कि एक आदर्श राज्य की स्थापना करना। तो इसमें हमारे विचारक बार्कर कहते हैं कि प्लेटो का साम्यवाद अपने में एक व्यक्ति को ऐसी वस्तु से दूर करना जो उसे शासन के कार्यों में निर्दिष्ट स्थान उत्पन्न करने में बाधा करती है, उससे दूर करना। नेटिव शिल्प के अनुसार साम्यवाद अधिकारों की वह प्रत्याभूति है जो उसे नव शक्ति देने वाला पूरा के यंत्र बनाती है। तो हम जानेंगे प्लेटो की साम्यवाद की पृष्ठभूमि, मतलब प्लेटो का साम्यवाद प्रारंभ कैसे हुआ। तो प्लेटो का साम्यवाद मौलिक सिद्धांत नहीं है। यह पहले भी स्पार्टा के नगर राज्यों में विद्यमान थी। वहाँ पे स्त्रियों को राज्य हित के लिए उधार दिया जाता था और 7 वर्ष के बच्चों को राज्य हित के लिए राज्य को सौंप दिया जाता था और उसका संपूर्ण भार राज्य उठाता था। क्रीट नामक नगर राज्य में सहकारी एवं सार्वजनिक खेती की व्यवस्था थी। सार्वजनिक एवं सहकारी खेती की व्यवस्था थी। पाइथागोरस ने यह कहकर कि मित्रों पर सबका समान अधिकार होता है, साम्यवाद का समर्थन किया। इससे पहले प्लेटो से पहले यूरोपाइड ने कई वर्ष पूर्व अपने प्रोटोसलास ग्रंथ में स्त्रियों का साम्यवाद का प्रतिपादन किया था। उपयुक्त सभी विचारों को संकलित करके प्लेटो ने साम्यवाद का प्रतिपादन किया। अब हम जानेंगे प्लेटो के साम्यवाद का आधार। प्लेटो के साम्यवाद का प्लेटो का आधार। तो प्लेटो का 3 आधार है। पहला है मनोवैज्ञानिक आधार, दूसरा है राजनीतिक आधार, तीसरा है दार्शनिक आधार। मनोवैज्ञानिक आधार। मनोवैज्ञानिक के आधार पर उसने मानव के 3 आत्मा के गुण ज्ञान, साहस और वासना के आधार पर 3 वर्गों में शासक, सैनिक और उत्पादक वर्ग में बांटा है। शासक और सैनिक वर्ग को अपने कार्य में संलग्न रहना चाहिए। उसे उत्पादक वर्ग की आर्थिक क्रियाओं को छोड़ देना चाहिए। अगर उन्हें शासन का कार्य करना है तो संपत्ति एवं परिवार का मोह है वो त्यागना पड़ेगा। दूसरा है राजनीतिक आधार। उसने राजनीतिक एवं आर्थिक को अलग अलग रखा है। अगर एक ही हाथ में राजनीतिक एवं आर्थिक शक्ति दे दी जाएगी तो इसके बहुत बुरे परिणाम निकलेंगे। इसीलिए उसने शासक वर्ग को सिर्फ राजनीतिक सत्ता सौंपी और उसने आर्थिक इच्छाओं को त्याग करने की बात कही है, तभी वह अपने शासन को अच्छे तरीके से कर सकेंगे। तीसरा है दार्शनिक आधार। दार्शनिक आधार पर उसने शासक को सन्यासियों के भांति कुटिया में रहकर और जन कल्याण की बात सोचते हैं उस प्रकार माना है। सन्यासी और शासक का स्थान है वह सर्वोच्च है। फिर हम जानेंगे प्लेटो की साम्यवाद की रूप। प्लेटो की साम्यवाद के 2 रूप हैं। पहला है संपत्ति का साम्यवाद, दूसरा है स्त्रियों का साम्यवाद। शासक वर्ग को संपत्ति का मोह त्यागना होगा। उन्हें किसी भी शासक को किसी प्रकार की संपत्ति का कोई हक नहीं है। यदि वे संपत्ति रखेंगे तो अपने कर्तव्य मार्ग से विचलित होकर और जनता की शोषण करने लगेंगे। इसलिए प्लेटो ने सोचा कि इसका उपाय यही है कि शासक वर्ग साम्यवाद में, संपत्ति के साम्यवाद में रहेंगे और संपत्ति के साम्यवाद में रहेंगे। प्लेटो का साम्यवाद जो है वो संपत्ति से दूर
शासक और सैनिक लोगों को अपने कर्तव्यों को विचलित नहीं होने देता है। इस प्रश्न अगर यदि शासक और सैनिक और संपत्ति नहीं रखेंगे तो वो अपनी आवश्यकता पूर्ति कैसे करेंगे? इसके उत्तर में प्लेटो कहता है कि उनकी आवश्यकता पूर्ति राज्य करेगा और जितनी कम से कम नितांत आवश्यक है उनको स्वयं राज्य देगा, और उनको जो भी भंडार या घर रखने का अधिकार नहीं होगा। प्लेटो का उसकी जितना भी आवश्यक है वो राज्य पूर्ति करेगा। इस प्रकार पूर्ति करेगा कि ना साल के अंतिम में कम हो ना ही अधिक हो, और वो सबको समाज में सामाजिक रूप से पूर्ति करेगा। इसका जो व्यवस्था है संपत्ति का साम्यवाद, उसमें व्यवस्था निम्न प्रकार है। पहला है सबको शासक एवं सैनिक वर्ग को संपत्ति रखने का अधिकार नहीं होगा। दूसरा है उनकी आवश्यकता की पूर्ति राज्य करेगा। और तीसरा है उनको भवन सार्वजनिक रूप में मिलेगा। इसके बाद हम दूसरा जानेंगे स्त्रियों का साम्यवाद। तो स्त्रियों का साम्यवाद, प्लेटो ने यह भी कहा है कि शासक एवं सैनिक वर्ग को स्त्रियों का मोह त्यागना पड़ेगा, तभी वो शासन के कार्यों में अपना स्थान प्राप्त कर सकेंगे। अगर वो परिवार रखेंगे तो संपत्ति के मोह में पड़ जाएंगे और जनता के किसी भी कार्य में उनका ध्यान नहीं लगेगा। इसलिए उसने स्त्रियों का साम्यवाद का भी प्रतिपादन किया है। स्त्रियों के साम्यवाद का सार यह है कि स्त्रियां सिर्फ संतान उत्पन्न करने के लिए हैं। संतान उत्पन्न करने से के बाद वह दूसरे की पत्नी हो सकती है, अर्थात बस शासक और सैनिक वर्ग एक संतान उत्पत्ति करने के पश्चात अपने कार्य को करेंगे। वो अपने और उसके जो संतान है उसका पालन पोषण राज्य करेगा। ना माता पिता संतान को जान सकेंगे और ना संतान माता पिता को जान सकेगा। तो जो स्त्रियों का साम्यवाद है उसका रखने का उद्देश्य था कि एक उत्तम योग्य संतान की उत्पत्ति, दूसरा है नारी की स्वतंत्रता के लिए, और तीसरा है शासक एवं सैनिक वर्ग को परिवार के मोह से दूर रखना था। अब प्लेटो के साम्यवाद का जो विशेषताएं हैं वो हम बताएंगे। तो प्लेटो का साम्यवाद की विशेषता है, पहला आदर्श राज्य के लिए है, आदर्श राज्य की पूर्ति के लिए है। दूसरा है यह सिर्फ शासक और सैनिक वर्ग के लिए है, यह उत्पादक वर्ग के लिए नहीं है। तीसरा है यह तपस्या मूलक है, मतलब दार्शनिक आधार पर है। चौथा है यह वर्ग के लिए, दो वर्ग के लिए ही सिर्फ है। अब हम जानेंगे प्लेटो के साम्यवाद की आलोचना। तो प्लेटो की साम्यवाद की आलोचना यह है, पहला है उसने शासक एवं सैनिक वर्ग को उत्पादक वर्ग की आर्थिक इच्छाएं को छोड़ दिया है। मतलब उसने उत्पादक वर्ग को उसके लिए कोई साम्यवाद नहीं बनाया है, उसको अधीन कर दिया है। दूसरा है कोई भी शासक या सैनिक बिना संपत्ति या परिवार के कार्य नहीं करेगा। तीसरा है प्लेटो ने मातृत्व की उपेक्षा की है। उसने स्त्रियों को सिर्फ संतान उत्पत्ति करने की एक मशीन समझी है। चौथा है प्लेटो का साम्यवाद, स्त्रियों का साम्यवाद में पुरुष कठोर एवं शक्तिशाली होते हैं और स्त्री दयालु एवं निर्दयी होती है। उसका भी इसने विरोध किया है। पांचवा है जो साम्यवाद है वो कल्पना की उड़ान है, ये सांसारिक में कभी भी प्रसिद्धि नहीं मिलेगा।
थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं